एसएल ग्रुपचे चेअरमन डॉक्टर सुभाष चंद्रा यांच्या द झेड फॅक्टर माय जर्नी ॲज द रॉंग मॅन ॲट द राईट टाइम या प्रेरणादायी आत्मचरित्राचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात प्रकाशन झालं। वेळेआधीच त्यांच्या आत्मचरित्राचं प्रकाशन होत असल्याचं मोदींनी नमूद केलं। तसंच धोका पत्करणं हे सुभाष चंद्रा यांच्या स्वभावातच असल्याचे गौरवोद्गार पंतप्रधान मोदींनी काढले। तर देश आणि समाजाचं भलं होईल अशी कामं करा असा सल्ला सुभाष चंद्रा यांनी यावेळी दिला। तसंच आयुष्यामध्ये अजून चांगली कामं करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला। या प्रकाशन सोहळ्याला राजकारण्यांपासून बॉलिवूडच्या कलाकारांपर्यंत सर्वांनीच हजेरी लावली होती। संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव, माजी गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्यासह सिने अभिनेता अक्षय कुमार आणि मधुर भांडारकरही आवर्जून उपस्थित होते। मीडिया वालों और राजनीति दो क्षेत्र ऐसे हैं कि इमरजेंसी कभी भी आ जाती है और इमरजेंसी आए तो फिर स्पर्धा भी रहती है। तो इसमें स्वाभाविक है तनाव रहता है, लेकिन उसमें संभाल करके काम करना बड़ा कठिन होता है। सुभाष जी को उस रूप में मैंने देखा है। सुभाष जी कहाँ निकले थे, कहाँ पहुंचे, वो शायद सुभाष जी को भी अंदाज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे शुरू में प्लास्टिक से शुरू किया और अब यहां तक पहुंच गए, तो हर वक्त उनके किसी न किसी काम ने उनके लिए रास्ते बनाता गया होगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। एक टारगेट तय किया होगा, उस रोड मैप पे चल दिए होंगे, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। और ये समय के अनुसार जीवन को ढालना, हर बदलती परिस्थिति में अपने आप को उपयुक्त पाना, इसके लिए एक अलग प्रकार की विधा लगती है जीवन में। एक सेट व्यवस्था में काफी बड़े बन जाना और बड़े बन जाना संभव होता है, लेकिन आप कहीं एक जगह पे थे, फिर कहीं और चले गए, फिर तीसरी जगह पे चले गए, फिर चौथी जगह पे, लेकिन हर जगह पर अपने आप को उपयुक्त पाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मानता हूं कि सुभाष जी ने उस विधा को प्राप्त किया हुआ है, जिसके कारण ये संभव हुआ है। मैं अभी भी मानता हूं कि किताब समय से बहुत पहले आई है। वैसे उनका लिखा है रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। किताब राइट टाइम है कि नहीं, है मेरे मन में सवाल जरूर है, क्योंकि ये चीजें बड़ी कठिन होती है जी आगे चल करके। लेकिन हम आशा करेंगे कि अब वो डायरी लिखें, आगे वाले दिनों में और अधिक बारीकियां से लोगों के सामने चीजें लाएं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स वगैरह से जब मिलता हूं तो मैं एक बात आग्रह से कहता हूं कि आपको जो पसंद आए बायोग्राफी जरूर पढ़िए, ये मैं आग्रह करता रहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बायोग्राफी जब पढ़ोगे वो सब बिल्कुल 100% आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन बायोग्राफी से आप उस समय की हिस्ट्री से काफी निकट होते हैं, घटनाओं से काफी निकट होते हैं। उस घटनाओं का मूल्यांकन एकदम तराजू पर तोल करके सही होगा ऐसा नहीं है, जिसने लिखा होगा उसके दृष्टिकोण होगा, लेकिन आप इतिहास के साथ जर्नी कर सकते हैं। जब भी आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एहसास होता है। और इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि विद्यार्थी और किसी के भी हो, कलाकारों की हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो, साइंटिस्टों की हो, कोई भी हो, उसको पढ़ने से उस कालखंड के समझने का बड़ा अवसर मिलता है। सबसे पहले तो मैं अपने दादा दादी, पिता माता, गुरुजनों सबकी चरण वंदना करते हुए जिनके आशीर्वाद से हिसार से यहाँ का सफर तय किया, साथ में अपने भाइयों का और अन्य परिवार के सदस्यों का और नेक्स्ट जनरेशन के लड़कों का भी, बच्चों का भी साधुवाद कहता हूँ कि जैसा आपने अशोक को सुना,
हर पल मेरी जायज़ नाजायज़ बातें स्वीकार की और मेरा साथ दिया। ऐसे तो बहुत से दोस्तों ने ज़िंदगी में मेरे साथ कदम मिला के चले, सहायता की। तो कुछ लोगों का नाम यहाँ लेना आज आवश्यक होगा जो कि यहाँ आज मौजूद हैं। 1974 में पुरुषोत्तम जी गुप्ता, इन्होंने मुझे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये वो सब चीज़ों से जानकारी कराई, अवगत कराया। विजयधर जी, जिन्होंने बड़े मुश्किल समय में मुझे नेविगेट करते हुए एक सारथी के रूप में मेरे साथ रहे। राजेंद्र मित्तल जी ने अहम भूमिका मेरे आगे बढ़ने में बढ़ाई। इसके अलावा गुलशन सचदेवा, रंजन आइजैक, अशोक कुरियन, रजत शर्मा, रवि प्रकाश आज TV9 के मैनेजिंग एडिटर हैं, विजय जिंदल, प्रदीप गुहा, किसी न किसी रूप से मेरी इस जर्नी में साथ में रहे। कृष्णा अय्यर ने एक सच्चे प्रोफेशनल के रूप में अपना किरदार निभाया और संजीव और स्मिता प्रकाश की तो बात आप पहले सुन चुके हैं कि न्यूज़ क्या होती है, इसके बारे में मुझे भी सीखा और मेरे से सीखा भी और मुझे सिखाया भी। जीवन में बहुत से राजनेताओं से मिलने का और वार्तालाप करने का अवसर मिला। लगभग वो सभी राजनीतिक दलों से हैं जिनसे मेरी मित्रता रही और आगे भी रहेगी। कुछ लोगों को आपने सुना है, इसके अलावा भी जो लोग यहाँ नहीं हैं, आज आ पाए किसी कारण से, सीताराम येचुरी हैं, मुखालफत भी की और उन्होंने ये भी कहा कि फेल हो जाएगा, लेकिन उससे भी फेल नहीं हुए, चला आगे। यही चीज़ मीडिया जगत में आए तब भी हुआ। मुझे मेरे बारे में स्वीकारिता, जो मीडिया के उस समय के सब मालिकान लोग थे, जल्दी से उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया अपने में से एक। और वो चीज़ें आज भी चल रही हैं जिस भी जगत में, क्योंकि मेरी एक चीज़ रही कि मैंने हमेशा नए नए काम ही किए और उसमें आदमी को स्वीकार होना और उसको एक्सेप्टेंस मिलना थोड़ा समय लगता है और वो लगता रहा है, आगे भी लगेगा, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपको खासतौर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा माहौल है, खासतौर पर मंदी का माहौल पूरी दुनिया में, भारत में संभव है एंटरप्रेन्योरशिप? मंदी में ही एंटरप्रेन्योर के लिए मौका होता है। जिस वक्त जब सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय नया व्यक्ति बिजनेस में आगे बढ़ के कामयाब नहीं हो सकता। माइक नीचे कर सर, आपकी कैंपेन है, तो लगता है आपको कि इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए? स्टार्टअप इंडिया तो काफ़ी आगे बढ़ गया। आज हमारा देश नंबर 3 पर है स्टार्टअप के मामले में और जल्दी ही मेरा ख्याल से जो मेरी प्रेडिक्शन है अगले 3 सालों में आज जितने स्टार्टअप हैं उससे 3 गुना ज़्यादा होंगे अगले 3 सालों में। यानी हर साल जितने अब हैं उतने और जुड़ते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कई लोगों ने ये कहा कि आप एक मीडिया मुगल के साथ बिजनेसमैन भी हैं, तो आपने जो संबंध बनाए उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थे उन लोगों के साथ। उन्होंने ये कहा ये बैलेंस बिठाना एक बिजनेसमैन होने के बावजूद कैसे संभव? देखिए, बिजनेस करना और लेजिटिमेट बिजनेस करना, उसके अंदर किसी के पास जाके आपको फेवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप काम कुछ लीक से हटके करें, कुछ उसके अंदर कुछ गड़बड़बाजी करना चाहें, तब आपको लोगों से जाके मदद लेना पड़ती है। भले ही काफ़ी राजनेता और मित्र चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो और हो राज्य में हो वो रहे, लेकिन मुझे कभी उनके पास अपने काम के लिए जाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। आईपीएल और आईसीएल के बारे में बात रहे हैं, आपकी बुक में भी कुछ इस तरीके का कंटेंट है, इसको लेकर आगे मेरा मानना है और मैंने बुक में लिखा है इसके विषय में कि करप्शन ही एक ऐसा बड़ा कारण है जिसके कारण से आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो गरीबी की रेखा के नीचे है, उसका केवल एक और एक चीज़ करप्शन है, कारण एक है। कोई रणनीति है आपके दिमाग में? हाँ, मैंने लिखा है आईपीएल आईसीएल के विषय में तो लिखा, और मैंने ये भी कहा है कि
इस किताब में इतना जगह नहीं है, तो इसके ऊपर अलग किताब लिखूंगा। इस लंबे सफ़र में सर बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं, कुछ ऐसी फील्ड, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि शायद और बेहतर हो सकता था, या अफसोस है कि नहीं कर पाए, ऐसा कोई? अफसोस तो कोई नहीं है, चाहे कोई गलत भी हुआ, गलत किया, गलतियों से सीखे, और गलतियों से सीखने का मौका मुझे ज़्यादा मिला बजाय कि सक्सेस से सीखने का। वही मैंने किताब में लिखा है कि गलतियों से डरो मत। आप सबसे भी कहता हूँ, गलती हो, कमी हो, डरिए मत, उससे सीखिए, एक गलती को दोबारा मत करिए। 17 रुपया और सपनों का बैग आप लेके चले थे, आपको लगता है जो सपने आप लेकर चले थे वो पूरे हुए या अभी बाकी हैं? मेरे ख्याल से मेरे को भगवान ने बहुत दिया, जितने सपने जब भी देखे पूरे हुए। अभी भी जो सपना देखता हूँ, जो कुछ सोचता हूँ, अब ज़्यादा समाज और देश के बारे में सोचता हूँ। व्यापार क्योंकि भाइयों ने और बेटों ने संभाल लिया है, पर फिर भी जो कुछ करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि इससे ज़्यादा लोगों का लाभ हो। जी, एक बात आपने अंदर कही कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2001 में उनके किताब का विमोचन हुआ था, तो आपने उनसे कहा था कि आप ही के हाथ से यही मैं किताब विमोचन कराऊंगा। तो क्या आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी उस समय ये मैंने एक अपनी इस किताब में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि यदि सच्चे मन से और अपने पांचों तत्व इकट्ठे करके अगर आप कुछ भी बात कहेंगे, वो बात सूनर और लेटर पूरी होगी। और एक बात और कि आज मान लीजिए आपने किसी को गाली दिया, बुरा लफ्ज़ कहा, वो जब तक उसका रिएक्शन नहीं देखेगा वो चीज़ ब्रह्मांड में घूमती रहेगी, तब तक वो सेटल नहीं होगी जब तक उसका रिएक्शन ना हो जाए। तो ये कुदरती एक ऐसा हुआ। ये भी बात मुझे याद 3 दिन पहले मेरे ही साथी जो मेरे साथ विश्वनाथ काम करते हैं, उन्होंने याद दिलाई कि आप 2001 में यहाँ वो किताब का विमोचन में आए थे और आपने ऐसा कहा था। मुझे याद नहीं था जब मैंने मोदी जी से जिक्र किया। तो ये कुछ रहा होगा प्रारब्ध का। सुभाष जी, एक सवाल ये है कि जो सियाही कांड अभी केजरीवाल के साथ हुआ था तो हेडलाइन बन जाती है, लेकिन मालदा की घटना ब्रेकिंग भी नहीं बन पाती है। ये तो हम लोगों की जिम्मेवारी है ना भाई, ये एडिटर्स की जिम्मेवारी है, मीडिया ओनर्स की जिम्मेवारी है कि वो चीज़ें देखें, क्योंकि मेरा ख्याल से जो हमारा दर्शक है वो भी ऊब चुका है ये देख देख के। धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।